इजराइल के रात के आसमान में 13 अप्रैल 2024 को नजारा कुछ ऐसा था। इजराइल पर ईरान ने और इनके साथ साथ इन 4 कंट्रीज ने एक सीरियस अटैक लॉन्च किया। इस अटैक में उन्होंने ऐसे 170 बॉम्बर ड्रोन्स और 300 से भी ज्यादा मिसाइल्स इजराइल पर लॉन्च की और इस हमले को ईरानियन लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके सेलिब्रेट भी किया। लेकिन हाल फिलहाल में तो ईरान और इजराइल के बीच में तो ऐसा कोई बड़ा इशू चल ही नहीं रहा था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रातों रात ईरान ने इजराइल पर इतना बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया। बट यू नो व्हाट, जब इजराइल को डिस्ट्रॉय करने 300 से भी ज्यादा मिसाइल्स दागे जा रहे थे, तब इजरायली जनता बीच पर एंजॉय कर रही थी, पार्टीज कर रही थी। I mean, इजराइल पर दुनिया के सबसे घातक ईरानियन ड्रोन्स और उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इतना सीवियर हमला किया था, बट इजराइल को तिनके भर का भी फर्क नहीं पड़ा। उनके यहां पर एक भी इंसान नहीं मारा गया और इंसान तो छोड़ो, एक प्रॉपर्टी तक डैमेज नहीं हुई। बट सवाल आता है, आखिर कैसे, क्यों इजराइल को थोड़े से भी डैमेजेस नहीं भुगतने पड़े? वेल, सरप्राइजिंगली इसका वन ऑफ द रीजन है इजराइल की मदद की एक ऐसे दुश्मन देश ने जो कि एक समय पर जब इजराइल का जन्म हुआ था उसी के अस्तित्व को मिटाना चाहता था। जी हां, जॉर्डन। अगर आपको द इनफेमस 6 डे वॉर याद होगा, जिसमें इन सारे देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया था, इस अटैक का मास्टरमाइंड एक तरह से जॉर्डन ही था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इजराइल का ये इतना कट्टर दुश्मन आज उसका मसीहा बनके उसकी मदद कर रहा है? वेल, इजराइल, ईरान और जॉर्डन की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बिल्कुल किसी टीवी सीरियल के प्लॉट की तरह, जो भी आज हम एकदम डिटेल में समझेंगे और इसके बाद ही आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली में मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स चलती कैसे दोस्त दुश्मन बन जाता है और दुश्मन दोस्त, और कई बार वॉर सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में नहीं बल्कि नेताओं के पर्सनल इंटरेस्ट में भी लड़े जाते हैं। तो चलो इस पूरे सिचुएशन को इन डेप्थ समझते हैं और शुरू करते हैं ईरान और इजराइल के वॉर से। तो हुआ ये, 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरानियन कॉन्सुलेट पर एयर स्ट्राइक करके मोहम्मद रजा ज़हेदी को जान से मार दिया। अब ये बंदा ईरान के एक मर्सिनरी ग्रुप IRCG का टॉप कमांडर था। IRCG ईरान की एक ऐसी प्राइवेट आर्मी है जो ईरान के लिए दुनिया में किसी भी कोने में वॉर लड़ती है बिना ईरानियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट के, और वो इस आर्मी का टॉप लीडर था। सो डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन इजराइल इसे इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि आपको याद होगा पिछले ही साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर काफी डेडली अटैक्स हुए थे और हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। ये वही अटैक है जिसमें हमास ने इजराइल में घुसकर हजारों इजरायली को मारा था और कई लोगों को तो आज तक बंदी बना के रखा हुआ है, और इसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट था। अब ईरान का इसमें एग्जैक्टली क्या इन्वॉल्वमेंट था, ईरान ने इस अटैक को एग्जैक्टली प्लान कैसे किया, ये हमने पूरा डिटेल में हमारे इस वीडियो में, जो आप आई बटन दबा के देख सकते हो, हमें कवर किया है। इस वीडियो के बाद आप उसे चेकआउट कर सकते हो, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, बहुत ही डेडली और वेल प्लान्ड अटैक था एंड इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड ज़हेदी ही था, और इसीलिए इसे एग्जीक्यूट करने के लिए इजरायली फोर्सेस पिछले 6 महीने से घात लगाए बैठे थे। अब जैसे ही ज़हेदी की मौत होती है, उसके तुरंत बाद ईरानियन लीडर खोमेनी इसे ओपनली कंडेम करते हैं और ये एलेज करते हैं कि वो इस मौत का बदला इजराइल से लेकर रहेंगे। रजीम खबीस اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد। और यहां से इन दोनों भी देशों के बीच के रिलेशंस गंभीर होने लगते हैं। बट यू नो व्हाट, हमेशा से इजराइल और ईरान दुश्मन नहीं थे। इनफैक्ट टर्की के बाद ईरान इजराइल को एक सॉवरेन देश रिकॉग्नाइज करने वाला दूसरा इस्लामिक कंट्री था। अगर इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाए 1925 के दौर में, तो ईरान में पहले पहलावी डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, जिस राजा के रूल में ईरान सरप्राइजिंगली काफी प्रो वेस्ट था। वो कंपैरेटिवली अभी से काफी मॉडर्न और सेक्युलर भी था, और इसीलिए उस वक्त ईरान और इजराइल के बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे। लेकिन फिर साल 1971 में ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि तभी ईरान के रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर आयतोल्ला खोमेनी ने पहलावी डायनेस्टी के साथ मिलिट्री कू करके उनकी सत्ता पलट कर दी। अब इस सत्ता पलट में RCG ने खोमेनी की खूब मदद की थी, और तब से लेकर आज तक खोमेनी के लीडरशिप में ईरान खुद को वर्ल्ड के शिया मुस्लिम्स का लीडर बताता है,
और इसीलिए अपने मुस्लिम एलाई कंट्रीज को अपीस करने के चक्कर में 1979 से ईरान ने एंटी इसराइल स्टैंसेस लेना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल खोमेनी ने एक बुक पब्लिश की जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का कंट्रोल आया तो वो इजराइल का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देंगे। सिमिलर बयान कई बार ईरानियन प्रेसिडेंट ने भी दिए और एग्जैक्टली इसी काम के लिए अगर आप देखोगे तो ईरान अपनी प्राइवेट आर्मी IRCG की मदद से इजराइल के खिलाफ कई सारे प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहा है। जैसे यही प्राइवेट आर्मी वेस्ट बैंक में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर कई छोटे बड़े अटैक्स प्लान करते। इनफैक्ट अभी हुआ अटैक भी इसी स्ट्रैटेजी का ही एक पार्ट था क्योंकि इसमें ईरान की मदद इन देशों ने भी की थी। बट इजराइल के पर्सपेक्टिव से चलो दुश्मन देशों ने मिलकर जो भी करना था वो उन्होंने कर लिया, बट सोचने वाली बात यह है कितने बड़े अटैक के बाद भी इजराइल का एक भी बाल बाका कैसे नहीं हुआ। चलो डिस्कस करते हैं इन रीजंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग प्री प्रिपेयर्डनेस। देखो इस अटैक के 72 घंटे पहले ही ईरान ने सारे बड़े देशों को यह इन्फॉर्म कर दिया था कि वो इजराइल पर एक बड़ा हमला करने वाला है और इजराइल भी इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। उसने इस पूरे अटैक को 2 लेवल्स पर काउंटर किया। नंबर 1 इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम से। लेकिन एयर डिफेंस एक तरीका है जिससे कंट्रीज अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। कई कंट्रीज जैसे इंडिया जिनके पास कोस्ट लाइन है उनको एक स्ट्रॉन्ग नेवी की भी जरूरत होती है जो इंडिया ने तो काफी पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन अभी हमारे पास भी एक चांस है टू कमांड रियल इंडियन वॉरशिप्स एंड एंजॉय बैटल लाइक सिचुएशन बाय प्लेइंग वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स। इस गेम की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और वॉरशिप्स पे जो प्रिसिजन है वो इतना रियलिस्टिक है कि यकीन ही नहीं होता कि सही में ये गेम फ्री है। इसके ग्राफिक्स और साउंड क्वालिटी इतने ज्यादा इमर्सिव है कि आपको लिटरली लगेगा आप किसी वॉरशिप के कमांड डेस्क पर बैठे हो। इस गेम की सबसे खास बात मुझे इसके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस लगते हैं जिसकी मदद से मैं हमेशा अपने वॉरशिप्स को अपग्रेड करते रह सकता हूं। और हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स ने ऐसे रियल शिप्स लाए हैं जो इंडियन नेवी ने खुद यूज किए थे। सो अगर आपको भी रियल इंडियन वॉरशिप्स के साथ वॉर लड़ने का एक इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए तो गेम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेकआउट करके उसे इंस्टॉल कर लेना। और हाँ, मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना 2024 हैप्पी होली फॉर पीसी एंड कंसोल बैटल्स फॉर कंसोल गेमर्स, जिससे आपको टियर 5 क्रूजर INS दिल्ली भी मिल जाएगा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्ले वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स, सो डाउनलोड एंड प्ले विद इंडियन शिप्स नाउ। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर उसके जन्म लेते ही चारों बॉर्डर से हमेशा हमले होते आए। आज भी वो चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और इसीलिए इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाया क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट ने अपने लोगों की जान बचाने के लिए 2 स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बना ली है। नंबर 1, पूरे इजराइल में घरों और ऑफिसेस के नीचे बंकर्स बनाना कंपलसरी कर दिया है। नंबर 2, इजराइल ने अपने 22,145 स्क्वायर किलोमीटर्स वाले एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर रखे हैं जैसे द एरो, डेविड्स लाइन एंड द फेमस आयरन डोम। 13 अप्रैल की रात को हुए अटैक में भी इजराइल के इन्हीं 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पूरे इजराइल को प्रोटेक्ट किया। आयरन डोम जो कि डोमेस्टिक लेवल पर काम कर रहा था और एरो डिफेंस सिस्टम जो कि इजरायली बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इन एयर डिफेंस सिस्टम का काम बिल्कुल ही सिंपल है बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी एनिमी रॉकेट या कोई मिसाइल इजराइल के तरफ आता है तो आयरन डोम का 70 किलोमीटर्स का जो रेडार सिस्टम है वो उसको बड़े ही इजीली ट्रेस करके इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सिस्टम में फॉरवर्ड करता है। अब इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और कैलकुलेट करके यही कंट्रोल सिस्टम अपने आप से ही कनेक्टेड मिसाइल लॉन्चर को डेटा और एक्यूरेट टारगेट पॉइंट की जानकारी दे देता है और फिर लॉन्चर उसी हिसाब से अपना मिसाइल लॉन्च करके इजराइल में घुसने वाले मिसाइल को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे कि आप इस ग्राउंड जीरो से लिए गए वीडियो में क्लियरली देख सकते हो। एक के बाद एक मिसाइल जमीन छूने से पहले ही हवा में ब्लास्ट हो जा रहे हैं, which basically means कि आयरन डोम सिस्टम जहां भी डिप्लॉयड होगा वहां का 70 किलोमीटर रेडियस का एरिया मिसाइल अटैक्स प्रूफ होगा। लेकिन क्योंकि इजराइल ने ऐसे कई सारे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम्स अपने पूरे देश में डिप्लॉय करके रखा हुआ है तो आज पूरा का पूरा इजराइल एक प्रोटेक्शन शील्ड ही बन चुका है। आज इजरायलीज के डिफेंस प्रोटोकॉल्स इतने आम हो गए हैं कि आयरन डोम रेडार पर कोई भी मिसाइल डिटेक्ट होते ही पूरे इजराइल में सायरन्स बजने लगते हैं और सारे इजरायलीज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट अंडरग्राउंड हो जाते हैं। It has been incessant.
आई नो ये आपके और मेरे लिए सुनने में काफी अजीब होगा, बट ये इजरायलीज के लिए एक आम बात है। अब इन चीजों से इजराइल इंटरनली तो प्रोटेक्ट हो ही गया है, बट जब लॉन्ग रेंज यानी कि दूर से फायर की गई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की बात आती है, जैसे इसी बार के अटैक का एग्जांपल ले लो, ईरान ने मिसाइल्स काफी दूर से लॉन्च किए थे। तो वेल, इन सच केसेस इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बेसिकली जैसे आयरन डोम एनिमी के मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करता है, कुछ वैसे ही एरो डिफेंस सिस्टम भी काम करता है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि आयरन डोम की रेंज 70 किलोमीटर के एरिया को प्रोटेक्शन देती है, बट एरो 1000 से 2000 किलोमीटर दूर भी मिसाइल्स को हिट और अपने रेडार पर कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी मिसाइल या फाइटर जेट ईरान से टेक ऑफ करता है, तब भी इजराइल का यह एरो सिस्टम उसे आसानी से डिटेक्ट और रिकॉर्ड कर लेगा। और होपफुली अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने कहा था इजरायली डिफेंस सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की जिसके वजह से इजराइल खुद को बचा पाया। वेल, वो वजह थी क्योंकि इजराइल को अपने एलाइज का भी साथ था। जॉर्डन ने इस बार स्पेशली कुछ अतरंगी व्यवहार दर्शाया। यह देश इजराइल के जन्म से ही उसे दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता था, लेकिन आज इसी जॉर्डन ने इस्लामिक देशों के अगेंस्ट जाकर इजराइल की मदद की। सो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि इजराइल को ये कंट्रीज कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मिडिल ईस्ट के इस मैप को जरा ध्यान से देखना। सो 1 अप्रैल को जब इजराइल ने जहेदी को मारने के लिए ईरानियन कॉन्सुलेट पर एयर स्ट्राइक किया, उसी दिन यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स और 2 डिस्ट्रॉयर्स ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में डिप्लॉय कर रखे थे। और जब 13 अप्रैल की रात को ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ग्रुप की मदद से ईरान और लेबनान से इजराइल पर अटैक किया, तब यूएसए की एयरफोर्स ने 70 ड्रोन्स और 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को नॉर्दर्न साइड से इजराइल में आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यूके की अगर बात करें, उनकी रॉयल एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स ने कुछ अनडिस्क्लोज लोकेशन से उड़ान भरी और अचानक से प्रकट होकर उन्होंने पूरी रात सीरिया इराक के बॉर्डर पर ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट सीरिया और इराक की तरफ से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स तो इजराइल के बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच पाए और कुछ इस तरह इजराइल नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से भी सिक्योर्ड था। Thanks to an international coordinated effort which the United Kingdom participated in, almost all of these missiles were intercepted, saving lives not just in Israel but in neighboring countries. बट अब बारी थी इजराइल के सबसे बड़े 309 किलोमीटर वाले एक्सपोज्ड बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की, जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। अब जॉर्डन में फ्रांस का प्रिंस हसन एयरबेस है, तो यहां से वो अपने एलाय इजराइल के तरफ आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स अपने खुद के रफेल फाइटर जेट्स की मदद से उन्हें मारकर हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। लेकिन कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था जॉर्डन का इजराइल की मदद करना। सो हुआ कुछ यूं कि जॉर्डेनियन किंग अब्दुल्ला ने उसी रात खुद इस वॉर फ्रंट का कमांड ले लिया और सबसे पहले उन्होंने अपनी आर्मी से कहा कि वो इंटेलिजेंस के साथ कोऑर्डिनेट करके वॉर रेडी हो जाए। जॉर्डेनियन किंग ने यह ओपनली कह दिया कि वो ईरान को जॉर्डन की जमीन पर बिल्कुल भी नहीं खेलने देंगे। जिस तरह ईरान अपने स्वार्थ के लिए सीरिया, इराक और लेबनान की जमीन को वॉर जोन में तब्दील कर रहा है, वो जॉर्डन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब किंग के ऑर्डर्स थे तो पूरी रात जॉर्डेनियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने यह एंश्योर किया कि कोई भी मिसाइल जॉर्डन के बॉर्डर को क्रॉस करके इजराइल तक पहुंच ही नहीं पाए। एंड यस, यू हर्ड दैट राइट, इजराइल तक कोई भी मिसाइल पहुंचने ही नहीं दूंगा, यह एश्योरिटी दी उस कंट्री ने जिसकी 60% पॉपुलेशन पैलेस्टीनियन ओरिजिन की है। आपने मिडिल ईस्ट के इनफेमस 6 डे वॉर के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें ऑलमोस्ट सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने मिलकर इजराइल को खत्म करने के लिए एक बहुत ही बड़ी जंग छेड़ी थी। उस वॉर का एक सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर जॉर्डन था। इनफैक्ट जॉर्डन ने तो 1948 से 1973 के बीच अकेले ही इजराइल के साथ 4 बड़ी जंगें लड़ी है। तो अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? वेल, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे ना, तो जंग चाहे कोई भी लड़े, नुकसान हमेशा सबसे ज्यादा जॉर्डन का ही हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल जब 1967 में जॉर्डन ने 6 डे वॉर के समय इजराइल पर अटैक किया था, तब उसे अपने वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम वाला इलाका नाम का एक एरिया गंवाना पड़ा था और इसे कई और डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल फैमेज, लॉस ऑफ लाइफ, पॉवर्टी एटसेट्रा उसे फेस करना पड़ा है। बेसिकली इजराइल के साथ 4 बार वॉर लड़ने से जॉर्डन ये समझ गया है कि इनके जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन के साथ लड़कर उसका ही नुकसान होता है। और इसीलिए जब यासीर अराफात की लीडरशिप में पूरे मिडिल ईस्ट में पीस टॉक्स हो रहे थे, तो इजिप्ट के बाद जॉर्डन ऐसा दूसरा देश था जिसने इजराइल के साथ ऑस्लो पीस अकॉर्ड साइन कर लिया। इसके बाद से आज तक पूरे मिडिल ईस्ट में ये 309 किलोमीटर का इकलौता बॉर्डर एरिया ऐसा है
जो आज सबसे शांत है। और इसी वजह से ही आज जॉर्डन की इकोनॉमिकल हालत और गवर्नमेंटल स्टेबिलिटी भी मिडिल ईस्ट के कई देशों से काफी अच्छी हो गई है, क्योंकि इजराइल आज जॉर्डन के साथ अपने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स शेयर करने लगा है। जॉर्डन में आज इजराइल और यूएस की मदद से इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं, जहां 36,000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं। सो बेसिकली इन्हीं वजहों से आज दोनों देश पीसफुली को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं एज अ नेबर। बट फ्रेंड्स, गौर करने वाली बात यह है, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, कि जहेदी पर अटैक करते ही पूरा मिडिल ईस्ट एक हाई टेंशन वॉर जोन बन गया। बट जरा आप ही सोचो, एक आदमी के डेथ से आखिर कोई देश भला 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स, मिसाइल्स, जिनमें से कुछ तो बैलिस्टिक थे, आखिर किसी एक इंसान के लिए कोई कंट्री इन्हें क्यों फायर करेगा? और खास करके तब जब इजराइल जैसा दुश्मन आपके सामने खड़ा है। वेल, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है पर्सनल इंटरेस्ट। यस, देखो, आयतुल्ला खोमेनी कंप्लीटली IRGC की मदद से ही पावर में आए थे, लेकिन आज उनके कई सारे करीबी मारे जा रहे हैं। जैसे साल 2020 में कासिम सुलेमानी और कुछ दिन पहले मोहम्मद रजा जहीदी जैसे टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। अब ऐसे में आयतुल्ला को पावरफुल बनाए रखने वाले पिलर्स एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं, और वो भी एक ऐसे समय में जब ईरान में ऑलरेडी काफी तकलीफें चल रही हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन, हाइपर इन्फ्लेशन और एंटी हिजाब जैसे मेजर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसीलिए आज इन चीजों को डाइवर्ट करने के लिए ईरान को इजराइल पर अटैक करना सबसे स्ट्रॉन्ग मूव लग रहा है। ओनली बिकॉज वहां के लोग नेशनलिज्म और रिलीजन के नाम पर एक हो जाए और आयतुल्ला का पावर बना रहे। एंड यू नो व्हाट, कई हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा है। सेम इसी तरह के पर्सनल मोटिव्स इजरायली प्रेसिडेंट नेतान्याहू के भी है। जब पिछले साल उन्होंने इजराइल के पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल लाने की कोशिश की थी जहां पे वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ इजरायली सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन को चेंज कर सकते थे, तो इसके बाद कई सारे इजरायलीज ने इसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। इवन उनकी डिफेंस फोर्स, रिजर्व आर्मी ने भी ओपनली ये कह दिया कि लोग अपने अपने जॉब्स पर ही नहीं आएंगे। लोगों ने तो सीधा नए इलेक्शंस की भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। Tens of thousands of Israelis flooded the streets protesting, chanting slogans in front of the Knesset, the Israeli parliament, demanding Prime Minister Benjamin Netanyahu to resign. लेकिन फिर आया 7 अक्टूबर का इनफेमस हमास अटैक, जिस अटैक ने एकदम से लोगों को नेतान्याहू के साथ खड़ा कर दिया। और देखो, वो आज भी इजराइल के पीएम है। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि कई बार वॉर्स लीडर्स के लिए एक यूनाइटिंग फोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि उस दौरान जनता देश के सारे प्रॉब्लम्स भूलकर एक हो जाती है। और अगर ऐसे टाइम्स में लीडर्स काफी एग्रेसिव डिसीजंस ले, तो उस लीडर की पॉपुलैरिटी देश में एकदम से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोग उसे एज अ सिंबल ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी देखने लगते हैं। सिमिलर सिम्टम्स आप फ्रांस और रशिया वॉर में भी देख सकते हो। यस, इफ यू डोंट नो, हाल ही में खबरें आ रही है कि फ्रांस इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर विद रशिया, और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से आप काफी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स भी देखोगे। ये पूरा वॉर का चक्कर आखिर क्या है, ये मैंने अपने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, जस्ट पिछला वीडियो था ये। आई हाईली सजेस्ट यू चेक इट आउट, बिकॉज क्या बात है कि फ्रांस रशिया के साथ वॉर करना चाहता है। आई मीन, यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा था, तो फ्रांस बेवजह काहे को घुस रहा है? वेल, चेक आउट दिस वीडियो और आपको यूरोप की पॉलिटिक्स और इनकी डर्टी कॉलोनियल हिस्ट्री के बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स जानने मिलेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और अपडेटेड रहने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स फॉर अ रियल लाइफ बैटलफील्ड गेमिंग एक्सपीरियंस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।